Assalamualaikum, I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on types of thinking. Thinking की कितनी types हैं, हम किस तरह से सोच सकते हैं. Types of thinking: artistic thinking and realistic thinking. Artistic thinking preoccupation with inner thoughts, daydreams, fantasies, private logic, egocentric, subjective thinking lacking objectivity and connection विद एक्सटर्नल रियलिटी. ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है कि हमारे एक इनर थॉट्स होते हैं, इसके अंदर हमारी डे ड्रीमिंग आ जाती है, यानी हम सोते नहीं, जो वैसे जागते हुए हम डे ड्रीमिंग कर रहे थे. फैंटसीज होती हैं हमारी विशेस, हमारी डिज़ायर. प्राइवेट लॉजिक यानी कि एक लॉजिकली बात नहीं है, हमारी एक प्राइवेट लॉजिक होती है जो हमने अपनी लॉजिक बनाई थी. ईगो सेंट्रिक, ईगो में हमारी वो जो बात आ जाती है. सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है. ऑब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं, सब्जेक्टिव रैंडम हो रही होती है, लैकिंग ऑब्जेक्टिविटी हो रही होती है. एंड कंसंट्रेशन एंड कनेक्शन विद एक्सटर्नल रियलिटी. जबकि जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है वो होती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में. कंट्रोल एक होता है सिस्टम. कंस्ट्रक्टिव होती है, तमीर होती है यानी कि इम्पोर्टेंट होती है. डायरेक्टिव होती है, उसकी कोई डायरेक्शन होती है सोचने की. रियलिस्टिक होती है यानी कि लॉजिकली वे होती है. एंड फैक्चुअल बेस्ड थिंकिंग होती है, यानी कि जो आर्टिस्टिक थिंकिंग होती है वो लॉजिक बेस्ड नहीं होती, वो वैसे होती है, रैंडम होती है. और जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है उसका एक प्रॉपर जो होता है वो लॉजिक होता है. आर्टिस्टिक थिंकिंग जो होती है वो अनरियलिस्टिक होती है. नॉन क्रिएटिव थिंकिंग होती है, यानी उसके साथ कोई हमारी क्रिएटिव चीज़ नहीं हमने बनाई, वो हमारी एक नॉन क्रिएटिव होती है. इट इज़ द मेंटल एक्टिविटी विच इज़ एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद वनज विशेज़. जो हमारी विशेज़ होती हैं, हमारी डिज़ायर होती है, हमने जो अपनी फैंटसीज बनाई होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग होती हैं. हमने अपनी मर्ज़ी से जो थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई लैपटॉप चाहिए तो हम ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं कि मेरे पास लैपटॉप कैसे आएगा. और अपने बारे में इस तरह ईगो सेंट्रिक होती है. नार्सिस्टिक होती है, यानी अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझना, उतना होना ना, लेकिन ख़ुद को ज़्यादा जनरोसिटी में लेके जाना, कि ग्रैंडियोसिटी में लेके जाना, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना और इस तरह अपने बारे में सोच रहे होना. यानी कि ये रियलिटी से दूर होती है, अनरियलिस्टिक होती है. इसके अंदर कोई रियलिटी लॉजिक नहीं होता है. डैट हैव लिटल और नो रिलेशन टू रियलिटी. इट इज़ सिमिलर टू डायरेक्टिक थिंकिंग बट द एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ अब्जॉर्प्शन रेदर दैन डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक थिंकिंग. उसमें आ जाता है डे ड्रीमिंग, फ्री एसोसिएशन एंड वर्ड एसोसिएशन. डे ड्रीमिंग इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस सब्जेक्टिव experiences is a no task, no stimulus, no response situation and include unintended thoughts that intrude inadvertently into the execution of intended mental tasks. यानी कि स्पॉन्टेनियस जो हमारे माइंड के अंदर रैंडम आ रहा है उसको लेके हम इस तरह सोच रहे हैं और खुद ही कोई स्टिमुलस नहीं है. नो स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, ना हमने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देना, वैसे ही सोची जा रहे हैं. अनइंटेंशनल है, अनडिरेक्टेड है, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है उस आइडिया की जिसके बारे में हम सोच रहे हैं. इन थॉट सैम्पलिंग ड्यूरिंग वेकफुलनेस, यानी जागते हुए हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोते हुए डे ड्रीमिंग नहीं हो रही. जागते हुए हम सोच रहे हैं अपने बारे में और इस तरह वाली थिंकिंग बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स वर्किंग इन बोरिंग जॉब्स सच एज ट्रक ड्राइवर्स यूज डे ड्रीमिंग टू गेट रिड ऑफ द बोर्डम एंड रेस्टलेसनेस दे आर एक्सपोज्ड टू बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर रूटीन वर्क. अब जो ट्रक ड्राइवर है वो अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा थका हुआ है और वो रेस्टलेस है, यानी बेचैन है, बोर्डम, थका हुआ है, तो वो फिर क्या कर रहा है, अपने आप को फ्रेश करने की डे ड्रीमिंग कर रहा है कि कभी इस तरह क्या होगा, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मैं ये ट्रक ड्राइविंग छोड़ दूंगा और मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊंगा. इस तरह की डे ड्रीमिंग होती है जिसकी ना कोई इस तरह डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता और वो वैसी स्पॉन्टेनियस उसके माइंड के अंदर जो बातें आने उसको लेके इस तरह सोची जा रहे हैं. अब इसकी सेकंड टाइप है फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन अ टूल यूज्ड इन साइको एनालिसिस एम टू डीपन योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बाय लुकिंग एट वट एवर thought, words, image come freely to your mind. Free association is a technique used in psychoanalytic therapy to help patients learn more about what they are thinking and feeling. It is most commonly associated with Sigmund Freud, who has the founder of psychoanalytic therapy. इसके अंदर ये सिगमंड फ्राइड जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने साइको एनालिटिक की थ्योरी दी है. इसके अंदर इन्होंने पेशेंट को जो है समझने के लिए कि पेशेंट के किस तरह के ख्यालात हैं और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ना ये एक एसोसिएशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. अब फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि एक पर्सन को बोलने के लिए कहते हैं, जो उसका दिल कर रहा है, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसका जो दिल कर रहा है वो फ्रीली होके बोले, जो जो उसके माइंड के अंदर आ रहा है, जो जो उसका दिल कर रहा है वो बोले. और जो साइकोलॉजिस्ट होता है जो वो उसको सुन रहा होता है और इससे वो जो है वो अंदाज़ा लगाता है कि ये पर्सन जो है इसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, इसकी थिंकिंग जो है ये कितनी पॉजिटिव है, वो कैसी बातें कर रहा है.
इस तरह का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको कह रहे होते हैं फ्री एसोसिएशन। ये एक तरह से पर्सन का कथारसिस भी हो रहा था कि पर्सन ने जो भी चीज़ें अपने अंदर रिप्रेस की होती हैं, खुद को दबाया होता है, तो वो इजीली जो होता है वो फ्री होकर उसको बारे में टॉक कर रहा होता है। उसको कोई नहीं होता कि मुझे इसके ऊपर जज किया जाना है या मुझे जाना है, और जो जो उसके माइंड के अंदर जो जो उसके दिल में बात आ रही होती है वो उसको कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन मे स्टार्ट बाय रिकॉलिंग अ मेमोरी ऑफ देयर मदर। दे मे रिमेंबर सॉन्ग लिरिक्स एसोसिएटेड विद द मेमोरी एंड देन बिगिन नेमिंग म्यूजिकल आर्टिस्ट। This could create the appearance of association and memories that do not actually exist. जिसको उसकी मदर की याद आ रही है, फिर उसके लिरिक्स याद आ रहे हैं, जो उसकी मॉम जो थी वो सॉन्ग सिंग किया करती थी, और फिर उसको वो म्यूज़िकल आर्टिस्ट याद आ रहा है। अब वहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी मेमोरी जो होता है वो इस तरह शेयर कर रहा है। यानी पर्सन का जो दिल का आ रहा होगा, जो उसकी मेमोरी के बारे में वो इस तरह डिस्कस कर सकता है, फ्रीली वो बोलेगा जो जो उसके माइंड में आ रहा है। जो सी अगर उसे कभी उसे तंग किया गया, फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली किसी तरह से तंग किया गया, वो किसी के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सका, तो जब उसका वो इस तरह किया जा रहा है, तो उसका फ्री एसोसिएशन उसकी की जा रही है, तो वो जो पेशेंट क्लाइंट होता है वो फ्री एसोसिएट करता है और अपने तमाम उसके माइंड के अंदर जो जो उसने रिप्रेस की होती हैं टॉक्स, वो उनको जो होता है वो बता देता है, बोल देता है। फिर ऐसी उसकी थिंकिंग के बारे में देखा जाता है कि वो उसकी किस तरह की थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या वो चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहा है, कैसा वो उसकी नेचर किस तरह की, इसकी बेस के ऊपर जो क्लाइंट होता है उसको भी एग्जामिन किया जाता है। वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड अनदर वर्ड दैट शो द सिमेंटिक रिलेशनशिप अमंग दीज वर्ड। The word presented is called the stimulus word, while the word that appear in the mind firstly after reading hearing the stimulus word is called the response word. अब क्या है कि हमें एक स्टिमुलस वर्ड दिया जाता है, यानी कि जो एक थेरेपिस्ट है वो इस तरह क्या कहता है, वो कहता है मॉम। अब चाइल्ड ने जो उसके माइंड के अंदर उससे रिलेटेड पहला वर्ड आ रहा है वो उसका रिस्पॉन्स वर्ड है। अगर उसकी माँ उसके साथ प्यार कर रही है ना, तो जब वो साइकोलॉजिस्ट है वो कहेगा ना मामा, तो बच्चा जो होगा वो कहेगा कि प्यार। अगर वो उसकी मदर स्टेप मदर है या उसके साथ प्यार नहीं करती है, वो उसे अच्छी नहीं लगती, तो जब एक पर्सन जो है वो उसको कहा जाएगा ना, उसके सामने कहा जाएगा मामा, तो वो कहेगा कि बुरी। तो इसकी बेस के ऊपर उसकी थिंकिंग देखी जाएगी कि कहाँ पे किस जगह के ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है। और इस तरह ये थेरेपीज़ वगैरह थिंकिंग जो थेरेपीज़ है ना, ये अप्लाई करके पर्सन को जो है ना उसको एग्जामिन किया जाता है। For example, if you say the word drink, a student might say the word juice. Then the next student should say the first word which comes to their mind. For example, orange. If you are playing this game with kids, then to make it even more fun, you could get them to pass a ball as they play. यानी कि एक बॉल रख लें और बॉल वो आगे आगे पास होता है, वो गेम चलता रहे। यानी अगर उसके एक दफ़ा कहा जा रहा है ड्रिंक, तो ड्रिंक का सुन के उसके माइंड के अंदर क्या आ रहा है, जूस आ रहा है, या हो सकता है वो ड्रिंक से वो उसको कोका कोला पे ले जाए या उसको ऑरेंज पे ले जाए कि ऑरेंज वाला जूस है। अब हम थिंकिंग की सेकंड टाइप जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम आर्टिस्टिक थिंकिंग जो है वो डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करने लगे रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, द पॉजिटिव, द नेगेटिव एंड द न्यूट्रल। यानी वो सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, दोनों में से कुछ नहीं है, या नॉर्मल है, बिफोर मेकिंग कंक्लूजन। इन अदर वर्ड, रियलिस्टिक थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट योर सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड इन अ बैलेंस्ड एंड फेयर वे। यानी कि जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, उसके पीछे एक बैलेंस होता है, एक लॉजिक होता है, लॉजिक की बेस के ऊपर वो थिंकिंग बनाई जा रही होती है। For example, in other words, realistic thinking means looking at yourself, others, and the world in a balanced and fair way. For example, imagine that you are out for a walk and you see a dog. If you think the dog is dangerous and will bite, you will feel scared. But if you think the dog is cute, you will feel calm. यानी कि इसके पीछे एक लॉजिक होता है। अगर हम बाहर गए और हमने वहाँ पे एक डॉग देखा, यानी कि एक डॉगी देखा है, तो अगर हमारे माइंड के अंदर उसकी ये इमेज बनी हुई है ना कि ये जो डॉग है ये काटता है, तो हम उससे डरेंगे। और अगर हमारे माइंड के अंदर उसका ये थिंकिंग है ना, हमारी सोच इस तरह की कि डॉग बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो हमें उसके ऊपर और प्यार आएगा, हमें वो क्यूट लगेगा, हम उससे डरेंगे नहीं। और ये इसके पीछे एक लॉजिक है कि हमारे माइंड के अंदर उसका क्या लॉजिक है, उससे डरने वाला लॉजिक है या उससे प्यार वाला लॉजिक है, वो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो थिंकिंग होगी इसकी बेस के ऊपर हम आगे जो अपना बिहेवियर शो करेंगे। अब हम रियलिस्टिक थिंकिंग की आगे टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि है रीजनिंग thinking, in which logical process of an inductive or deductive character are used to draw conclusion from facts or premises। यानी कि रीजनिंग के अंदर हमने एक लॉजिकल रीज़न देखनी है कि जो एक्शन परफॉर्म है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको डिडक्टिव और
इंडक्टिव जो है ना वो करेक्टर्स के साथ आगे जो है फर्दर जो है एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक इंटेंसेस एज अ बेसिस फॉर मेकिंग अ वैलिड कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्टेंस होता है। इन दिस अप्रोच स्पेसिफिक इंटेंस एंड लेड टू अ जनरलाइज कंक्लूजन अबाउट द होल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सोनी टेलीविजन, a Sony stereo, a Sony car radio, a Sony video system and they all work well। यानी कि इसके अंदर जो रीजनिंग होती है एक लॉजिक बेस, उसका वो आगे उन्होंने उसकी दो टाइप्स बताई हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर एक में हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है और दूसरे में हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस इन विच मल्टीपल प्रीमिसेस ऑल बिलीव ट्रू और फाउंड ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम आर कम्बाइंड टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। इसके अंदर हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग और बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस कोल्ड्स आर इन्फेक्शियस, डाटा एवरी डॉग आई मीट इज़ फ्रेंडली, हाइपोथेसिस मोस्ट डॉग आर यूजुअली फ्रेंडली, इफ एवरी डॉग यू मीट इज़ फ्रेंडली इट इज़ रीजनेबल टू फॉर्म द हाइपोथेसिस दैट मोस्ट डॉग आर यूजुअली फ्रेंडली। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि इसके अंदर हमने क्या करना है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। हमारे पास एक डॉग है स्पेसिफिक, यानी हमने घर में एक पेट रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, वो फ्रेंडली है। तो हमने अपने घर से जाना है कि हमारे पूरे ख़ानदान वालों के पास जितने डॉग हैं और पूरे सिटी के अंदर जो डॉग हैं और फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने डॉग हैं वो जो हैं वो फ्रेंडली हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेके हमने एक जनरल पॉइंट तक जाना है। ये उसकी एग्जाम्पल बताई गई है, जैसे कि पहले डॉग वाली की है हमने, और इसी तरह ये भी एग्जाम्पल है मेडिकेशन की, ये एग्जाम्पल है। यानी कि स्पेसिफिक से ऊपर जिस तरह है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न रिकॉग्निशन और फिर जनरल कंक्लूजन। यानी एक स्पेसिफिक हमने पॉइंट लेना और उससे फिर हमने एक जनरल कंक्लूजन बना देनी है। और अगर इस तरह होगा कि हमारे स्पेसिफिक हमारे पास जो डॉग है वो अनफ्रेंडली हो, यानी कि वो बुरा है, वो काटने वाला है, तो हम कहेंगे ये बुरा है, तो फिर हमारी क्या इमेज हम बना लेंगे कि जितने भी हमारे पूरे सिटी के अंदर जितने भी डॉग हैं ना वो भी काटने वाले हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो कोर्ट है जो डॉग हैं वो काटने वाले हैं। और फिर हम ये इमेज अपने वो रीज़न हम बना लेंगे कि जो डॉग है ना वो अनफ्रेंडली होते हैं, वो काटने वाले होते हैं, और डॉग जो है वो डेंजरस ही होते हैं। हम फिर जब भी डॉग को देखेंगे हमारा ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ से हमारा पॉइंट बना, स्पेसिफिक से, कि जो एक स्पेसिफिक डॉग हमारे पास घर में था, जैसा हमारा वो होगा हमारा फिर वैसे आगे विजन बन जाए। Deductive reasoning is a logical process in which a conclusion is based on the concordance of multiple premises that are generally assumed to be true. Deductive reasoning is sometimes referred to as top-down logic. टॉप से नीचे हम आ रहे हैं, और इंडक्टिव में क्या हो रहा था, हम डाउन से टॉप पे जा रहे थे। डाउन में क्या था, हमारा स्पेसिफिक से जनरल हम टॉप पे जा रहे थे, इधर हमने टॉप से डाउन पे आना है। डिडक्टिव रीजनिंग रिलाइज ऑन मेकिंग लॉजिकल प्रीमिसेस एंड बेसिंग अ कंक्लूजन अराउंड दोज प्रीमिसेस। Example, with this type of reasoning, if the premises are true, when the conclusion must be true, logically sound deductive reasoning. Example, all dogs have ears. Golden retrievers are dogs, therefore they have ear. All racing cars must go over 80 mph. The Dodge Charger is a racing car, therefore it can go over 80 speed. ये एक फिगर है जिसमें ऊपर हमें बता रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है और इंडक्टिव से हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। जो कि हमें एग्जांपल पर ये 80 स्पीड वाली वो ये है कि ऑल डॉग्स हैव ईयर। ये हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, हमें जनरल से जाना है स्पेसिफिक की तरफ। जनरल क्या है, टॉप है, टॉप से डाउन पे आना है। और जनरल बात क्या है कि ऑल डॉग्स, हर एक जो जितने भी डॉग्स हैं उनके कान हैं। तो इस तरह फिर हम कहेंगे कि दुनिया में जितने भी डॉग हैं उसके कान हैं। फिर हम कहेंगे हमारे सिटी के अंदर जो डॉग हैं हम उनको देखेंगे उनके कान हैं। फिर हम कहेंगे कि हाँ जो हमने अपने घर के अंदर जो पेट पाला हुआ है उसके भी कान है, यानी कि ईयर्स हैं। तो फिर हम प्रूव हो जाएगा कि ऑल डॉग्स हैव ईयर्स। इसके अंदर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पहले हम रीजनिंग का पॉइंट पढ़ रहे थे, जो कि यानी कि रीजनिंग जो होती है ये रियलिस्टिक थिंकिंग की टाइप है, यानी कि एक लॉजिकल बेस होती है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ने लगे कि किस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये भी एक थिंकिंग की टाइप्स होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, सोचना फिर क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अटैम्प्ट टू ओवरकम डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टीज के ऊपर ओवरकम आते हैं, जो भी मुश्किल परेशानी होती है उसके बारे में सोचते हैं। अचीव प्लान्स दैट मूव दैम फ्राम अ स्टार्टिंग सिचुएशन टू अ डिजायर्ड गोल,
और रीच कंक्लूजन थ्रू द यूज़ ऑफ हायर मेंटल फंक्शन सच एज रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करना है, रीज़न देनी है और हमने अपने जो होती है लास्ट गोल तक हमने पहुंच जाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइकोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम encountered in life. Solutions to these problems are usually situation or context specific. The process starts with problem finding and problem shaping what the problem is discovered and simplified. यानी कि इसके अंदर एक जो बताया जा रहा है वो ये है कि प्रॉब्लम जो भी हमें कोई सिचुएशन पेश आएगी उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम है या अगर हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे और हमने अपने एक डिज़ायर गोल तक पहुंचना है तो वो भी हम अपना इस तरह सोल्यूशन निकालेंगे। और वो हम किस तरह निकालेंगे, एक लॉजिकल बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और ये जो होगी ये रियलिस्टिक थिंकिंग होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या कि पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम है क्या, फिर कहना डिफाइन प्रॉब्लम, फिर सिलेक्ट स्ट्रेटजी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनानी है, फिर देखना कौन सी वाली स्ट्रेटजी जो है वो हम यूज़ करेंगे, फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर एलोकेट करना है, फिर मोनीटर करना है उसको एक दफ़ा, फिर उसको इवेल्यूएट सक्सेस करना है, फिर अप्लाई करके कि क्या ये हमारी जो हमने अप्लाई की है टेक्निक ये यूज़फुल रही है या नहीं। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये इसकी लास्ट वाली जो है ये फाइनल इसकी टाइप है रियलिस्टिक थिंकिंग की। इसमें क्या होता है, द मेंटल प्रोसेस लीडिंग टू अ न्यू इन्वेंशन, यानी कि हम एक न्यू चीज़ को ईजाद करते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, सेंसेस इन एनी एरिया, यानी कि कोई नई चीज़ जो है ना वो हम बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आ क्रिएटिव सोल्यूशन में यूज़ प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, यानी कि जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ इस तरह भी होता है ना कि कोई हमने वो चीज़ यूज़ कर ली होती है और फिर हम उसको क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, एक न्यू फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह हमारी ये हम एक क्रिएटिव पर्सन जो होता है वही हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है। और ये जो है ना ये रियलिस्टिक थिंकिंग की एक टाइप्स होती है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो 3 बेसिक कंपोनेंट है क्रिएटिविटी की, जिसके अंदर आता है एक एक्सपर्ट होना चाहिए हमें क्रिएटिविटी करने के लिए, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट होंगे तो हमें पता होगा, यानी कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होगा, तो मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमने कुछ यूनिक करना है, हम यूनिक है, हमने कोई नई चीज़ ईजाद करनी, इंट्रोड्यूस करवानी है, और हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ये कंपोनेंट्स होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.